तो ये समझ में आपको, दे शुड बी पनिश, दे शुड बी इन्फॉर्म्ड। क्लियर है? कोई डाउट किसी को? कोई डाउट? नो सर। ओके, ये हो गया था सेकंड स्ट्रक्चर। थर्ड स्ट्रक्चर क्या था हमारा? थर्ड स्ट्रक्चर क्या था? सब्जेक्ट, सब्जेक्ट प्लस मॉडल वर्ब प्लस बी प्लस वर्ब का फोर्थ फॉर्म। तो नेक्स्ट क्या था? सब्जेक्ट मॉडल वर्ब प्लस यहाँ पे क्या था? बी बी हाँ प्लस वर्ब का फोर्थ फॉर्म। फोर्थ फॉर्म। फोर्थ फॉर्म मतलब क्या होता है? फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी फॉर्म, राइट। और सेंटेंस कैसा होगा यहाँ पे? प्लस ऑब्जेक्ट तो रहेगा ही, सेंटेंस क्या बनेगा? ये आपका एक्टिव वॉइस, राइट। ये क्या बनेगा? एक्टिव वॉइस सेंटेंस बनेगा आपको। मतलब यहाँ सब्जेक्ट ने कुछ किया होगा, राइट। जैसे सब्जेक्ट में आप यहाँ देखें, ही विल बी, और फिर आईएनजी लगाना है। बताओ, ही विल बी प्रैक्टिस किया होगा ना आप लोगों ने, कि नहीं करते हो? सिर्फ मेरा पढ़ते हो पे चले जाते हो घर, तो फिर अपने He काम will धाम में be लग जाते singing हो। song. He will be singing a song. He will be singing a song. वो गाना गा रहा होगा, मतलब कुछ काम हो रहा होगा, उस टाइप से मीनिंग आएगा। डिपेंड करेगा मॉडल वर्ब पे कि यहाँ पे विल लगा रहे हो, शैल लगा रहे हो, शुड लगा रहे हो। इट विल डिपेंड ऑन दैट, राइट। तो आपको बताना है यहाँ पे क्या कर रहा होगा या क्या करना चाहिए था, कुछ भी आप बना सकते हो। शुड से बनाओ सेंटेंस, दे शुड बी। चलो इससे बनाओ सेंटेंस, क्या बनेगा? दे शुड बी participating in dance competition. they should be participating. They should be participating. They should be participating in dance competition. In the Dance competition. Dance. Okay, dance competition. They should be participating in the dance competition. तो डांस कंपटीशन में पार्टिसिपेट कर क्या होना चाहिए? यहाँ पे कर रहे होंगे या करना चाहिए? करना चाहिए। करना चाहिए। They should be participating in the dance competition. तो डांस कंपटीशन में पार्टिसिपेट करना चाहिए उनको, ठीक है। तो शुड के हिसाब से मीनिंग आया। अगर मैं बोलूँ दूसरा, बोलो कि माय पेरेंट्स मे बी, अब आगे बताओ क्या करना होगा? माय पेरेंट्स मे बी थिंकिंग अबाउट माय फ्यूचर, थिंकिंग अबाउट माय फ्यूचर। माय पेरेंट्स मे बी थिंकिंग अबाउट माय फ्यूचर। माय पेरेंट्स हो सकता है मेरे फ्यूचर के बारे में सोच रहे होंगे। My sister would be arriving this evening. My sister would be Would arriving this evening. Right? Very good. अभी समझ में आया ना आपको सेंटेंस कैसा बनता है? तो ये हमने पढ़ लिया था लास्ट टाइम। आगे क्या बताएं? ये हो गया था, ये लास्ट था, ठीक है। ये 3 पढ़ लिया था हमने, राइट। नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड द फोर्थ वन। ये समझ में आया ना आप लोगों को? जो नए हैं उनको थोड़ा बहुत समझ में आया कैसा चल रहा है हमारा स्ट्रक्चर और किसके बेस पे बनाते हैं हम लोग? समझ में आ रहा है आप लोगों को? जो नए लोग हैं, those who are attending the lecture for the first or second lecture, समझ में आ रहा है आप लोगों को? सर फोर्थ स्ट्रक्चर भी पढ़ाया था। क्या? फोर्थ पढ़ाया था स्ट्रक्चर क्या? भी पढ़ाया था। हाँ पढ़ाया था ये भी। फोर्थ क्या था? सब्जेक्ट प्लस मॉडल वर्ब। सब्जेक्ट लगेगा,
फिर उसका वर्ब लगाना ही है। आपको मालूम है ना नॉर्मल सेंटेंस कैसा होता है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। ये इंग्लिश का कोई भी स्ट्रक्चर इसी बेस पे बनता है। तो हमें सब्जेक्ट कुछ भी ले सकते हैं, या वर्ब में आप आता है मेन वर्ब लोगे या हेल्पिंग वर्ब लोगे, या मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब दोनों लोग, यही कर सकते हो ना ज्यादा ज्यादा। तीन ही टाइप के स्ट्रक्चर बन सकते हैं। इधर यू विल हैव हेल्पिंग वर्ब, इधर यू विल हैव मेन वर्ब, और इधर यू विल हैव हेल्पिंग एंड मेन वर्ब बोथ। तो इसी टाइप के तीन स्ट्रक्चर बन सकते हैं इस पार्ट से। और हर इंग्लिश का सेंटेंस इसी बेस पे बनता है, सब्जेक्ट होता है, कोई वर्ब होगा, फिर ऑब्जेक्ट होगा। इसी बेस पे हमने बोला कि अगर सब वर्ब के बारे में पढ़ ले हम लोग, कौन कौन से वर्ब से कैसे कैसे सेंटेंस बनाए जा सकते हैं, देन विल बी मास्टरिंग इन ऑल द टाइप ऑफ सेंटेंसेस जो बनाए जा सकते हैं। उस कंसेप्ट में मैंने डिजाइन किया हुआ। ये कोर्स अब कहीं भी नहीं मिलेगा जो मैं पढ़ा रहा हूँ आपको। यू विल नॉट फाइंड इन एनी बुक, ऑन यूट्यूब और एनीवेयर। ये मेरा खुद का बनाया हुआ है, मिलेगा यूट्यूब पर, सिर्फ मेरा ही मिलेगा आपको। तो सब्जेक्ट प्लस मॉडल वर्ब प्लस, आगे क्या पढ़ा था हमने, Have to. हैव टू। Have to plus verb का first form. हैव टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। यहाँ Active. बनाए कैसे, एक्टिव वॉइस, राइट, एक्टिव वॉइस। जैसे सेंटेंस बनाए, आई मे, मॉडल लगा दिया मे, यहाँ पे 11 है ना, वी विल वुड शैल शुड कैन कुड मे माइट मस्ट यूज्ड टू ऑट टू, ये जितने भी थे मॉडल उसमें लगा दिया। आई मे हैव टू गो देयर, आई मे हैव टू गो देयर। हो सकता है मुझे वहां जाना पड़े, मतलब क्या आएगा, हो सकता है मुझे वहां जाना पड़े। आई मे हैव टू गो देयर, राइट। और सेंटेंस बताएं, They may have to call you. दे मे हैव टू, नहीं मे से तो ऑलरेडी बना लिया ना, कुछ और बनाओ। I will have to leave now. आई विल हैव टू लीव फॉर माई ऑफिस नाउ, या लीव, आई विल हैव टू लीव नाउ, सिंपल बोल सकते हो, आई विल हैव टू लीव नाउ, मुझे निकलना पड़ेगा। यहाँ मतलब क्या होगा, आई विल हैव टू लीव नाउ मतलब मुझे निकलना पड़ेगा। विल हैव टू मतलब क्या होगा, करना पड़ेगा। अच्छा, हैव टू का मतलब क्या होता है मालूम आपको, ये हैव टू का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कंपल्सन, कंपल्सन, मजबूरी। क्या नाम, महात्मा गांधी। समझ में आया, हैव टू मतलब क्या होता है, महात्मा गांधी। हैव टू मतलब, हैव टू compulsory. मतलब, हाँ कंपल्सरी मतलब वही, कंपल्सन मतलब क्या होता है, मजबूरी का नाम महात्मा गांधी। तो हैव टू का मतलब, हाँ तो ये महात्मा गांधी है। हैव टू मतलब मजबूरी है, करना ही पड़ेगा, करना है या करना पड़ेगा। अगर विल वुड लगेगा तो करना पड़ेगा, मैं तो करना चाहिए, जो भी मतलब डिपेंड करता है इस मॉडल वर्ब पे। और विल लगेगा तो करना पड़ेगा। बट हैव टू का मतलब क्या होता है, कंपल्सन, कहीं भी हो कंपल्सन। मे हैव टू गो देयर मतलब हो सकता है मैं जाना पड़े, मतलब एक कंपल्सन टाइप में हो सकता है। ठीक है, तो हैव टू और टू के बाद हमेशा क्या आता है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। मैंने बताया था आपको, टू के बाद हमेशा क्या आता है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, या वर्ब का फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी फॉर्म। ये दो चीज लगा सकते हो। या टू के बाद क्या आता है, ऑब्जेक्टिव केस ऑफ प्रोनाउन, ऑब्जेक्टिव केस ऑफ प्रोनाउन। तो ये तीन चीजें लगाई जाती हैं टू के बाद। टू के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म 90% टाइम आपको ये मिलेगा। ये क्या है टू का वर्ब फॉर्म, इसे बोलते हैं हम लोग इन्फिनिटिव। क्या बोलते हैं इंग्लिश लैंग्वेज में इसको, इन्फिनिटिव, इन्फिनिटिव कहते हैं इसे। ठीक है, क्या बोलते हैं इसको, इन्फिनिटिव। Infinitive. ठीक है, और टू के बाद वर्ब का आईएनजी फॉर्म कब लगता है, जब टू कैसे यूज किया जाता है, एज ए प्रेपोजिशन। टू आपको पता है ना, प्रेपोजिशन में भी यूज होता है। यदि टू प्रेपोजिशन है, मतलब जिसके पहले जिसके बाद लगा हुआ है उसका कंपल्सन है। जैसे मैंने अकॉर्डिंग टू, अकॉर्डिंग टू वर्किंग कंडीशन यू विल बी पेड। अकॉर्डिंग टू वर्किंग हो सकता है, और अकॉर्डिंग टू वर्क भी हो सकता है, लेकिन अकॉर्डिंग टू वर्क वहां पे क्या होगा, एज इन्फिनिटिव यूज होगा। अकॉर्डिंग टू वर्किंग कंडीशन यू विल बी पेड, तो ये हो गया अकॉर्डिंग के बाद हमेशा टू लगता ही है। ठीक है, यूज टू के बाद आईएनजी लगता है, क्योंकि यूज टू क्या है, टू प्रेपोजिशन है। जब भी टू प्रेपोजिशन होगा तो आईएनजी लगेगा। टू एज इन्फिनिटिव यूज होगा तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगेगा। और नॉर्मल होगा तो टू के बाद ऑब्जेक्टिव केस ऑफ प्रोनाउन में क्या आता है, जैसे ऑब्जेक्टिव केस में आता है, जैसे कि आई का क्या बन जाता है, ऑब्जेक्ट बनेगा तो क्या बनेगा, जैसे आई विल गो देयर, तो आई का ऑब्जेक्ट क्या बनेगा, गिव इट टू मी। आप ऐसा लगा लो, लेट के बाद जितना भी आएगा ऑब्जेक्टिव केस ऑफ प्रोनाउन आएगा। तो लेट के बाद आई का क्या बनेगा, लेट मी गो देयर, लेट हिम गो देयर, let them do this, let her do this, let it be done, let us go there। समझ में आ रहा है आपको। तो लेट के बाद ये जितने भी आ रहे हैं सब क्या कहलाते हैं, ऑब्जेक्टिव केस ऑफ प्रोनाउन। और सब्जेक्टिव क्या बने, सब्जेक्ट कौन सा ये तो ऑब्जेक्ट बनता है, हमेशा लास्ट में लाएंगे। ऑब्जेक्ट क्या बनेगा, मी का, आई, हिम का, ही, देम का, दे, हर का, शी,
इट का तो इट ही रहता है, अस का वी, और क्या बच गया, आई वी यू, यू का ना, यू का यू रहेगा, ऑब्जेक्ट में भी यू रहता है, इधर भी यू रहता है, आई वी यू दे ही सी इट, तो यू का तो यू रहेगा, जैसे आई गेव इट टू यू और यू गेव इट टू मी, तो यू दोनों तरफ यू ही रहता है, ऑब्जेक्ट हो चाहे सब्जेक्ट हो। समझ में आ रहा है आपको? तो टू के साथ हमेशा क्या लगेगा, ऑब्जेक्टिव केस ऑफ फॉर्म, मतलब गिव इट टू मी, गिव इट टू देम, गिव इट टू। सर वॉइस चला गया। सर आवाज। क्लियर है आपको? समझ में आया आपको? हाँ सर। समझ में आया ना? टू के बाद हमेशा या तो 90% टाइम इंफिनिटिव आएगा, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आएगा, टू के बाद 3-4% टाइम आईएनजी फॉर्म आएगा, बहुत 3-4% भी नहीं, 1% आईएनजी आएगा, और बाकी रिमेनिंग 9% जो है ऑब्जेक्टिव केस ऑफ प्रोनाउन आएगा। मतलब अगर आपको टू के बाद समझ में नहीं आ रहा क्या आएगा तो क्या लगा देना चाहिए आपको, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। क्लियर है? चलो आगे बताओ इसमें सेंटेंस और फोर्थ पे, ऑलरेडी लास्ट टाइम बताया था मैंने, फिर भी और बताओ आपको, if you want to practice Mohan it should again। have to make food for their family. मॉडल वर्ब में एक बार यूज करती है, उसके बाद दूसरा बताओ आप। Mohan should have to make food for their family. No one should no one should have to Mohan should huh? No one Mohan should have to make food for their family. ओपन नहीं है। क्या वो ओपन नहीं है? सर मोहन मोहन नाम है किसी का। अच्छा मोहन बोला आपने। मोहन नेम है वो एक। ओके ओके मोहन, मोहन आई थॉट नो वन। Have to make Mohan food for the make Mohan food should for have their to make food. Mohan should have to make food, तो खाना बनाना पड़ेगा। हाँ मोहन से बनवाओ, सीता गीता से मत बनवाओ, बहुत हो गया सीता गीता से खाना बनवा रहा है ना। मोहन should have to make food for for their family. me, और नहीं तो भी शादी नहीं करूंगी, है ना? ठीक है, मोहन should have to make food for me, They मुझे will खाना have बना to के दे, pay fine. they Will have to pay fine. they will have to pay Fine. fine, तो फाइन भरना पड़ेगा। और मोहन should have to make food for me, मोहन को मेरे लिए खाना बनाना चाहिए, या पड़ेगा, क्या आएगा? सर कुक फूड आएगा ना? हाँ कुक make food भी फूड चलेगा, आएगा ना? नहीं make food भी चलेगा। चलता है, चलेगा। आई एम प्रिपेयरिंग फूड होता है, आई एम मेकिंग फूड भी होता है, आई एम कुकिंग फूड भी होता है, तीनों चलता है। मेक फूड, कुक फूड या प्रिपेयरिंग फूड, तीनों चलता है। Hello.
ओके, और बताएं एग्जांपल। You will have to save the file. मैम विल शुड के अलावा और बता सकते हो आप, वो बताओ। विल शुड हो गया, अभी आपका मे हैव टू वो भी हो गया। यू मे हैव टू गो देयर, यू मे हैव टू इन्फॉर्म मी, यू माइट हैव टू, यहाँ पे सब्जेक्ट में कुछ और लगा दो। लेकिन जो भी करोगे इसको करना है। जैसे दे विल हैव टू पे फाइन, मतलब इसको पे करना है, इनके ऊपर नहीं होगा, इनको पे करना है, ठीक है। मोहन शुड हैव टू मेक फूड फॉर मी, मतलब इसको बनाना है, इसके साथ कुछ नहीं होगा, इसको कुछ करना है। तो ऐसा सब्जेक्ट लगाओ जो यहाँ कुछ करना हो। पायलट बोलो, मे हैव टू, पायलट मे हैव टू टेक emergency landing. Pilot may have to take emergency landing. तो हो सकता है पायलट को emergency landing करना पड़े due to bad weather या due to fog. समझ में आया आपको स्ट्रक्चर? Any doubt? Shall I rub the board? तो सर वीडियो पॉज करके देख सकते हो। बनेगा। या एनीथिंग एल्स, और कुछ बताना चाह रहे हो आप? कोई सेंटेंस आपके दिमाग में है? सी यू कैन करेक्ट योरसेल्फ ओवर हियर इटसेल्फ। आपको कोई दिमाग में है कि आपको लग रहा है ये बन सकता है, नहीं बन सकता, तो ये मत सोचो बाकी लोग हंसेंगे। जो लोग हंसेंगे सबसे पहले मैं हंसूंगा उनको ऊपर, तो उनको इंग्लिश नहीं आती, वैसे पढ़ने आया, ठीक है। तो ये सोचो मत कि We कोई shall हंसेगा। have to tell him what happened. वी शैल Have to tell him what happened. we shall have to tell him What happened? whatever Happened. have happened. अब ये हैव जो है ना, ये अलग है, हैव के ऊपर का थर्ड फॉर्म ये अलग है, व्हाटएवर हैव हैपेंड। यहाँ पे दोबारा हैव लगा सकते हो, ये हैव टू अलग है, ये हैव अलग है, क्योंकि यहाँ से स्ट्रक्चर टूट गया है दूसरा। समझ में आ रहा है आपको? एक क्लॉज अलग है। तो वी शैल हैव टू टेल व्हाटएवर हैव हैपेंड, हमें बताना पड़ेगा, या यहाँ पे टेल हिम लगा सकते हो चाहो तो, टेल हिम उसको बताना पड़ेगा व्हाटएवर हैपेंड, या टेल हर व्हाटएवर हैव हैपेंड, जो भी हुआ है। हैव हैपेंड मतलब क्या होता है? जो हुआ है, ठीक है, क्लियर है? कहाँ पे? वी शुड हैव टू टेल मतलब, वी शुड हैव टू टेल मतलब बताना चाहिए, और वी शैल हैव टू टेल मतलब बताना है, बताना पड़ेगा। देखो यहाँ पे शैल का मतलब पड़ेगा आएगा, पड़ेगा, यहाँ शैल मतलब चाहिए नहीं होगा यहाँ। तो वी के साथ और आई के साथ शैल लगता है, तो फिर वो चाहिए नहीं होता, पड़ेगा आता नॉर्मल सेंस। यू ऑट हैव टू, ऑट हैव टू आएगा, तो ऑट टू हैव टू ऐसा नहीं आएगा। यू ऑट, जैसे ऑट टू होता है ना मॉडल वर्ब, तो यू ऑट हैव टू, और फिर यहाँ पे वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, यू ऑट हैव टू रिस्पेक्ट योर टीचर। यूज टू और ऑट टू बताया था ना आपको दो लास्ट में मॉडल वर्ब। तो यू ऑट टू होता है एक्चुअली, लेकिन वहाँ पे ऑट टू नहीं आएगा, ऑट टू हैव टू ऐसा नहीं बनेगा। यू ऑट हैव टू, यू ऑट हैव टू रिस्पेक्ट योर टीचर, आपको अपने टीचर रिस्पेक्ट करना चाहिए। या ऑट का मतलब क्या होता है? आई एम टेलिंग यू ओनली ऑल, तो मेरी रिस्पेक्ट करो आप। ऑट मतलब क्या होता है? मीनिंग वही होता है जो चाहिए। ऑट का मतलब चाहिए होता है, ऑट का वही मतलब होता है, शुड का मीनिंग होता है, बताया था ना आपको। शुड मतलब भी चाहिए होता है, ऑट मतलब चाहिए होता है, बट ऑट क्या होता है? ऑब्लिगेशन के लिए यूज करते हैं, जहाँ पर रिस्पेक्ट वगैरह या मॉरल वैल्यूज की बात आती है, वहाँ पे ऑट यूज करते हैं। तो यू ऑट हैव टू रिस्पेक्ट योर टीचर, आपको अपने टीचर रिस्पेक्ट करनी ही चाहिए। करनी ही चाहिए मतलब कंपल्सन है, हैव टू, मतलब बचने का ऑप्शन नहीं है। अगर मैं डायरेक्टली बोलो, अगर हैव हटा देता हूँ, यू ऑट टू रिस्पेक्ट योर टीचर, इसका मतलब क्या? आपको टीचर रिस्पेक्ट करनी चाहिए, आप करो ना करो तो मर्जी। और यू ऑट हैव टू मतलब क्या हुआ? कंपल्सन हो गया, करना ही चाहिए। डिफरेंस समझ में आया आपको दोनों का? ओके। You must to attend seminar in the college. They must have to Attend. Students will have to do hard work. students
Students will have to do will hard have to work. do hard work to get selected. अटेंड आएगा वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में? इसमें अटेंड अटेंड आएगा ना, अटेंड वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही तो है। अटेंड होता है, अटेंडेड होता है, अटेंडिंग होता है, अटेंड तो वर्ब का फर्स्ट You फॉर्म ही है must have to attend seminar in the college. ना। हाँ, यू मस्ट हैव टू अटेंड सेमिनार इन द कॉलेज। ठीक है, चलो, दिस वाज द फोर्थ डिवीजन। नाउ वी आर कमिंग टू द फिफ्थ स्ट्रक्चर। वी आर कमिंग टू द फिफ्थ स्ट्रक्चर नाउ। बताओ फिफ्थ स्ट्रक्चर क्या आएगा? सब्जेक्ट प्लस, अब आप बताओ मॉडल हो गया और क्या सेंटेंस बनता है, आप भी बताओ ना क्या बना सकते हो इसके बाद। हमारा डायरेक्ट हो गया, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म हो गया, बी के साथ हो गया, बी के साथ आईएनजी वाला फॉर्म हो गया, और क्या लगाते हो? डायरेक्टली हैव लगाओ, इसमें हैव टू हो गया, अब डायरेक्टली हैव लगा के वर्ब का थर्ड फॉर्म, और ये भी एक्टिव वॉइस बनेगा। जैसे यू शुड हैव, वर्ब का थर्ड फॉर्म, यू शुड हैव टोल्ड मी, तुम्हें मुझे बताना चाहिए था। यू शुड हैव टोल्ड मी, शैल का शुड पास्ट टेंस होता है ना, तुम्हें मुझे बताना चाहिए था। यू शुड हैव टोल्ड मी। और बताओ सेंटेंस पे मॉडल वर्ब प्लस हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। कम ऑन बताओ। बोलो She बोलो। might have lost her mobile phone. She might have lost her mobile phone. She might have lost her mobile phone, हो सकता है अपना मोबाइल फोन खो दिया हो। She might have lost, might हो गया, might के बाद have, उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म lost, lost का lost हो गया, राइट, गुड। और कोई? I shall have I shall have, finished I shall have finished this work this work, by evening. I shall have finished this work by evening। मतलब शाम तक मैं काम अपना पूरा कर चुकी होंगी। या होंगी और होंगा वाला आएगा, शैल हैव या विल हैव एक ही मतलब है, बस आई के साथ शैल लगता है, वी के साथ शैल लगता है, और बाकी यू होता तो क्या होता है? विल लगता है। यू विल हैव फिनिश्ड दिस वर्क बाय इवनिंग, या दे विल हैव फिनिश्ड दिस वर्क बाय इवनिंग। बट आई और वी के साथ क्या लगाते हैं हम लोग? ये फर्स्ट है तो शैल लगाते हैं। बाकी लगाने का आजकल तो लोग यू और दे के साथ भी शैल लगा देते हैं, बट आई और वी के साथ क्या होता है? नॉर्मली शैल लगते हैं, बाकी सबके साथ क्या लगता है? विल लगाया जाता है, एज पर द रूल। I should have written या शैल का मतलब चाहिए नहीं होगा, ध्यान रखना आप। या शैल का मतलब क्या होगा? और अगर यहाँ पे अगर शुड लगा देता हूँ, शैल का शुड लगा देता हूँ, यू शुड हैव, आई शुड हैव फिनिश्ड दिस वर्क बाय इवनिंग, इसका मतलब क्या हुआ? चाहिए नहीं होगा यहाँ पे। आई शुड हैव फिनिश्ड दिस वर्क बाय इवनिंग मतलब मैं शाम तक कर चुकी होंगी। यहाँ शुड मतलब चाहिए नहीं होगा, ध्यान रखना आप। आई शुड हैव फिनिश्ड दिस वर्क बाय इवनिंग मतलब मैं शाम तक ये काम कर चुकी होंगी।
आ रहा समझ में? वही सेंस आएगा शुड हैव, मतलब बस पास्ट टेंस होगा यहाँ पे, कर चुके होंगे मतलब खत्म हो गया होगा काम। शैल का शुड पास्ट टेंस वो सेंस में यूज किया जाएगा। आई मे हैव फिनिश मतलब हो चुका होगा, मतलब प्रोबेबिलिटी वाली बात है। आई मे हैव फिनिश दिस वर्क बाय इवनिंग, हो सकता है मैं शाम तक कम पूरा कर लिया होगा। दे मे हैव इन्फॉर्म्ड यू, हो सकता है उन्होंने तुम्हें इन्फॉर्म किया होगा। दे मे हैव कॉल्ड मी, उन्होंने मुझे कॉल किया होगा, बट आई वाज नॉट अवेलेबल एट दैट टाइम। ठीक है, और बताओ। I should have eaten breakfast this morning. आई शुड हैव E- आई शुड हैव e- नहीं, Eaten ईटिंग नहीं बोलते, वहां पे breakfast. ऐसा आएगा आई शुड हैव हैड माई ब्रेकफास्ट, आई शुड हैव हैड माई ब्रेकफास्ट ऑन टाइम, मुझे अपना ब्रेकफास्ट टाइम पे लेना चाहिए था। ठीक है, आई शुड हैव हैड, अब यहाँ पे आई शुड हैव ये तो नॉर्मल हो गया, चाहिए था, और हैड माई ब्रेकफास्ट, ये हैड किसका होता है? टेकन, वर्ब का थर्ड फॉर्म का सेंस आता है, बताया था ना आपको। हैव हैड दो बार आ सकता है, लेकिन सेकंड वाला हमेशा हैड होता है। ये हैड का तो क्या होता है? आई शुड हैव ईटन, टेकन, है ना, वो हैड एक ही सेंस है तीनों का। तो ईटन और टेकन ना बोल के आई शुड हैव टेकन माई ब्रेकफास्ट ऑन टाइम, आई शुड हैव ईटन माई ब्रेकफास्ट ऑन टाइम, आई शुड हैव क्या होता है, या फिर आप बोलो कि ईटन और टेकन की जगह लगा सकते हो आई शुड हैव हैड माई ब्रेकफास्ट ऑन टाइम, एक ही सेंस है तीनों का। हाँ बनता है, ये बनता है, करेक्ट सेंटेंस, इट इज एब्सोल्युटली करेक्ट सेंटेंस। हैव हैड होता है, मैंने आपको पहले बोला था कि हैज हैड भी होता है, हैज हैड भी होता है, हैव हैड भी होता है, और हैड भी होता है। बस इतना ध्यान रखना, ये तीसरा, ये जो सेकंड वाला जो हैड है, दिस इज नथिंग बट वर्ब थर्ड फॉर्म का सब्स्टिट्यूशन होता है, और ये हैज हैव हैड जो होता है ये आपका हेल्पिंग वर्ब होता है। जहाँ पे हैव का मतलब है, हैज का मतलब भी है होता है, बस सिंगुलर के साथ हैज लगता है, प्लूरल के साथ हैव लगता है, और हैड का मतलब क्या होता है? साथ है, थी होता है, और ये सिंगुलर प्लूरल किसी के साथ लगा सकते हो आप। हैड मतलब ले लिया है, लिया, लिया, खाया, पिया, वो सेंस आता है हैड का। ये वर्ब का थर्ड फॉर्म का सब्स्टिट्यूशन है ना, आप यहाँ पे क्या लगा सकते हो? आई शुड हैव टेकन माई ब्रेकफास्ट, आई शुड हैव ईटन माई ब्रेकफास्ट, लेकिन ईटन टेकन नहीं जमता है, आई शुड हैव हैड माई ब्रेकफास्ट, ले लिया होना चाहिए था ऐसा। तो मैंने आपको बताया था हर चीज में नहीं बनेगा सेंटेंस, जरूरी नहीं कि सबके साथ बने, सारे मॉडल वर्ब के साथ ये स्ट्रक्चर बनेगा ऐसा जरूरी नहीं है, क्योंकि ये कॉमन स्ट्रक्चर लिखा है और सारे मॉडल वर्ब फिट होगा ये जरूरी नहीं है। जैसे आई यूज टू हैव, वो बनेगा, यूज टू हैव बनेगा, लेकिन सेंटेंस में वर्ब का थर्ड फॉर्म मिलेगा, वो क्या बनेगा मालूम है? आई यूज टू हैव माई ब्रेकफास्ट ऑन टाइम, मैं अपना ब्रेकफास्ट टाइम पे लिया करती थी। आई यूज टू हैव माई ब्रेकफास्ट ऑन टाइम, आई यूज टू हैव मतलब लिया करती थी, उस सेंस में बनेगा, वर्ब का थर्ड फॉर्म मिलेगा, फिर अलग हो जाएगा। हाँ, तो वैसा बनेगा, यहाँ नहीं बनेगा। अभी आप इसी स्ट्रक्चर बनाओ ना जहाँ पे ऐसा लगाना हो और बने, वर्ब का थर्ड फॉर्म लाके सेंस बनना चाहिए। मैं पहले बोल चुका हूँ कि वट एवर सेंटेंस यू मेक इट शुड हैव सम सेंस, बिकॉज सेंटेंस का एक डेफिनेशन है that a sentence can be called sentence only if it have you can say what rational meaning। कोई अगर रैशनल मीनिंग है तो ही वो सेंटेंस कहलाएगा, अदरवाइज ग्रुप ऑफ वर्ड्स को मीनिंग नहीं कहते हम लोग। अदरवाइज बोल दो कि फैन मे हैव कॉल्ड यू, अब बोलो ये ग्रामेटिकली तो बिल्कुल सही है, सॉरी फैन मे हैव, फैन नहीं, फैन आपको समझ में नहीं आएगा। बॉटल मे हैव कॉल्ड यू, बॉटल ने हो सकता है तुम्हें बुलाया हो, अब बॉटल कैसे बुलाएगा बताओ जरा, जबकि बॉटल सब्जेक्ट है ना, सही है, ये सब्जेक्ट हो गया, मैं आपका मॉडल वर्ब हो गया, मैं हैव मतलब ये आपका मॉडल वर्ब हो गया, हैव आपको लगता है स्ट्रक्चर ही हो गया, कॉल्ड आपका वर्ब का थर्ड फॉर्म हो गया, और यू आपका ऑब्जेक्ट हो गया। क्या गलत है इसमें? ग्रामेटिकली तो बिल्कुल सही है सेंटेंस, बट लॉजिकल लगाओ कि बॉटल बुलाएगा क्या किसी को? हाँ, अगर बोलो मोहन मे हैव कॉल्ड यू, सीता मे हैव कॉल्ड यू, आई मे हैव कॉल्ड यू मे हैव कॉल्ड यू, चलेगा। लेकिन बोलो बॉटल में हैव कॉल्ड यू, टेबल में हैव कॉल्ड यू, फैन में हैव कॉल्ड यू, तो सब्जेक्ट है ना, सारे नाउन लगा सकते हो आप, बट स्ट्रक्चर का सेंस बन रहा है क्या? अगर सेंस नहीं बन रहा है तो सेंटेंस नहीं माना जाएगा। तो ग्रुप ऑफ वर्ड इज नॉट सेंटेंस, ग्रुप ऑफ वर्ड हैविंग सम सेंस इज कॉल्ड सेंटेंस। सेंटेंस की डेफिनेशन ही वही है। हमारे इंग्लिश ग्रामर चैप्टर का सबसे पहला जो टॉपिक होता है
वो वर्ब और टॉपिक ये सब चीज टॉपिक नहीं होता है। टॉपिक क्या होता है? सबसे पहला चैप्टर क्या होता है? सेंटेंस। और सेंटेंस की डेफिनेशन क्या होती है? ग्रुप ऑफ वर्ड्स हैविंग सम टेंस, हैविंग सम सेंस। ग्रुप ऑफ वर्ड हैविंग सम टेंस, जिसका कुछ टेंस हो, या ग्रुप ऑफ वर्ड हैविंग सम सेंस। क्या होता है? ग्रुप ऑफ वर्ड हैविंग सम सेंस। सेंस, जिसका सेंस बनता है वही सेंटेंस कहलाएगा। कुछ भी बना दो सेंटेंस नहीं बन जाएगा। नहीं तो बॉटल बुलाएगी, फिर उसके बाद टीवी बुलाएगा, फ्रिज बुलाएगा, सब बुलाएंगे आप। ठीक है, इज दिस क्लियर? नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्ट्रक्चर, दैट इज सिक्स्थ वन, सब्जेक्ट प्लस मॉडल वर्ब प्लस हैव या बी, और उसके बाद कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट बताया था ना, कॉम्प्लीमेंट क्या होता है? सेंटेंस पूरा करने के लिए जो भी लगता है, दैट इज कॉल्ड कॉम्प्लीमेंट। अब यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट बनाने के लिए सब्जेक्ट कुछ लगाना है, मॉडल वर्ब लगाना है, या तो हैव लगा कॉम्प्लीमेंट बनेगा, या मॉडल वर्ब बी लगा कॉम्प्लीमेंट बनेगा। बस यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट में क्या नहीं आना चाहिए? वर्ब नहीं लगाना है। जैसे ही मे, ये मे लगा दिया, यहाँ से बी ले लिया, ही मे बी देयर, हो सकता है वहां पे वो हो। अब ये देयर क्या है? ना वर्ब है ना कुछ है, ये क्या है? सिंपल सेंटेंस पूरा करने के लिए कॉम्प्लीमेंट है। समझ में आ रहा है ना? जैसे मैथ्स में कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होता है ना, अगर ये 90 डिग्री है, ये 30 डिग्री है, इसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होगा? टोटल 90 है, तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होगा इसका? 60 डिग्री होगा। और एक सप्लीमेंट्री होता है 180 वाला, अगर ये टोटल मिला के 120 है, इसका सप्लीमेंट्री एंगल कितना होगा? इसका 60 डिग्री होगा। यदि ये 130 है, इसका सप्लीमेंट्री एंगल कितना होगा? कितना होगा? ये 130 है, कितना होगा? 50 डिग्री होगा। ये सप्लीमेंट्री एंगल होता है। और 90 के अंदर होता है कॉम्प्लीमेंट्री होता है। ऐसे इंग्लिश में क्या होता है? सेंटेंस पूरा करने के लिए तो बोलता है पूरक। याद है आपको? सप्लीमेंट्री परीक्षा उसे क्या बोलते हैं? पूरक परीक्षा। उसे पूरक बोलता है। पूरक मतलब क्या होता है? पूरा करेगा आपको, पूरा सब्जेक्ट पूरा क्लियर करेगा। यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट पूरा करने के लिए से आता है। तो ही मे बी, अब यहाँ पे कोई स्ट्रक्चर, ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर नहीं है, वर्ब का नहीं लगता फॉर्म, ये सीधे कॉम्प्लीमेंट सेंटेंस पूरा करने के लिए चलाते हैं। ही मे बी देयर, और फिर दे विल हैव, दे विल हैव, बताओ सेंटेंस, दे विल हैव को लगा दो कॉम्प्लीमेंट, वर्ब नहीं लगाना। They will be staying in the hotel. दे विल हैव, They will be staying नहीं in the मैम, hotel. स्टेइंग आपका वर्ब है, स्टे का स्टेइंग आपका वर्ब हो गया। दे विल हैव, they will have, they will have some, क्या बोलो? They will have some problem, they will have some problem if they don't listen to me, they will have some problem if they don't listen to me। समझ में आया ना? ये जो मेरी बात नहीं मानेंगे उनको कुछ प्रॉब्लम होगी, तो they will have some problem। देखो यहाँ पे वर्ब नहीं है, अब यहाँ पे डोंट के बाद लिसन लगाया वर्ब, तो वो अलग चीज है। बट यहाँ पे स्ट्रक्चर they will have, और उसके फिर आपको कॉम्प्लीमेंट लगाना है। they will have some problem if they don't listen to me। क्लियर है? बताओ सेंटेंस बताओ कॉम्प्लीमेंट में। एक्चुअली क्या होता है बता देता हूँ मैं आपको। ये तो बी के साथ तो बनेगा ही कॉम्प्लीमेंट। एक और आपको बता दूं मैं आपको, हैव के साथ, मतलब एक्चुअली इसी सेंटेंस बता देता हूँ। सब्जेक्ट के बाद मॉडल वर्ब प्लस हैव, और टू हैव वर्ब
टू हैव वर्ब प्लस जितने स्ट्रक्चर बना सकते हो बना सकते हो। अब टू हैव वर्ब में हमने 10 सेंटेंस पढ़े थे, याद है? वो सारा सेंटेंस में से काफी सेंटेंस आप इसमें बना सकते हो। आप इसमें हैव, जैसे अब यहाँ पे चाहो तो यहाँ पे हैव बीन भी लगा सकते हो, हैव बीन। बस क्या होता है टू हैव वर्ब में एक यहाँ पे टू हैव वर्ब इसलिए लिख रहा हूँ, यहाँ पे खाली लिखना पड़ेगा मुझे हैव वर्ब। हैव वर्ब, टू हैव क्यों नहीं लगा पा रहा हूँ मैं यहाँ पे, सिर्फ हैव वर्ब बोल रहा हूँ। क्यों बोल रहा हूँ हैव वर्ब? क्योंकि टू हैव नहीं लगाते, क्योंकि टू हैव का मतलब क्या होता है हैज और हैड भी होता है। लेकिन हैज और हैड मॉडल वगैरह कभी नहीं आता, मतलब विल हैज, शैल हैज, शुड हैज ये कभी नहीं होता है, यूज्ड टू हैज कभी नहीं होता है, और ये सबसे विल हैड, शैल हैड, शुड हैड, मे हैड, माइट हैड ये कभी नहीं होता है। ये मॉडल वर्ब रहेगा तो हमेशा क्या अच्छा लगेगा, ओनली हैव लगा देते हो, तो सिर्फ हैव वर्ब बोल सकते हो, टू हैव वर्ब नहीं बोल सकता। टू हैव वर्ब में ये दोनों भी आ जाते हैं, तो मॉडल वर्ब हमेशा हैव आएगा, और हैव के साथ लगने वाले जितने भी स्ट्रक्चर होते हैं सारे लगा सकते हो आप। समझ में आ रहा है? जैसे हैव बीन भी होता है, हैव भी होता है, हैव का वर्ब का थर्ड फॉर्म भी होता है, बी के साथ भी लगता है, तो हैव वाले जितने भी स्ट्रक्चर है सारे स्ट्रक्चर लगा सकते हो इसके आप। समझ में आया आपको? बनाओ सेंटेंस। जैसे हैव हैड वाले बता दिया मैंने, वो भी लगा सकते हो आप। जो भी मैंने बताया हैव के लिए वो सारे हैव वाले सेंटेंस मॉडल वर्ब पे लगा जा सकते हैं आगे। और सेंटेंस का मीनिंग ये मॉडल वर्ब पे डिपेंड करेगा क्या लिख रहे हो आप। संगीता संगीता मस्ट या संगीता मे हैव बीन इन सम प्रॉब्लम, मे हैव बीन सम प्रॉब्लम, संगीता मे हैव बीन इन सम प्रॉब्लम। हो सकता है संगीता कुछ प्रॉब्लम में हो, तो मे के बाद क्या लगाया मैंने, हैव, और ये बीन लगा दिया मैंने, मे हैव बीन। तो हैव के साथ जितने भी लगते थे आगे स्ट्रक्चर वो सारे स्ट्रक्चर यहाँ पे लगा सकते हो आप, अगर सेंस बन रहा है तो। सेंस बनाना जरूरी है। संगीता मे हैव बीन इन सम प्रॉब्लम, संगीता हो सकती है कोई प्रॉब्लम में हो। और बताएं। अब यूज टू हैव तो बता देता हूँ मैं कुछ सेंटेंस। आई, तो ये यहाँ मॉडल वर्ब लगा दो, यूज टू हैव, आई यूज टू हैव, आई यूज टू हैव, आई यूज टू हैव, यहाँ हो गया आई यूज टू, और यहाँ पे लगा दिया हैव। आई यूज टू हैव माई बेड टी, आई यूज टू हैव माई बेड टी बाई 6 AM, सुबह 6 बजे मेरा बेड टी हो जाता है। आई यूज टू हैव माई बेड टी एट बाई 6 AM, और सुबह 6 बजे मेरा बेड टी हुआ करता। हाँ, यूज टू हैव मतलब क्या होता है, हुआ करता था पहले, पास्ट में, बचपन में जब चाय पिया करता था तब। समझ में आया? आई यूज टू हैव माई बेड टी बाई 6 AM, सुबह 6 बजे चाय लिया करता था। आई यूज टू हैव, अब इसके बाद फिर आई कुछ भी बना दो, आई यूज टू मतलब किया करता था। अब क्या किया करते थे बताते जाओ, क्या क्या करते थे बताओ अपनी सारी हरकतें क्या क्या करते थे। आई यूज टू हैव, भैया आई यूज टू बी, बी भी लगा सकते हो। आई यूज टू बी इन थिएटर्स फॉर आवर्स, घंटों में थिएटर में पड़ा रहता था। आई यूज टू बी इन थिएटर्स फॉर आवर्स, है ना, थिएटर जो होता है ना, थिएटर ग्रुप होता है ना, आई यूज टू बी इन थिएटर्स फॉर आवर्स, तो घंटों में थिएटर में पड़ा रहता था, ऐसा बोलते हो ना। आई यूज टू बी, समझ में आ रहा है? बी भी लगा सकते हो, हैव भी लगा सकते हो, डिपेंड करता है कैसे सेंटेंस बनाना है। ये भी सब कॉम्प्लीमेंट्री है। देखो बी के बाद क्या लगाया मैंने, कॉम्प्लीमेंट लगाया, इन थिएटर्स फॉर आवर्स। यहाँ मैंने वर्ब नहीं लगाया बी के बाद। सबको समझ में आ रहा है या सिर्फ सुन रहे हो? कम ऑन, सबको समझ में आ रहा है? यस सर। Yes, sir. सही है सर, बाकी लोग क्या है? अक्षता, मेक ए सेंटेंस, बताओ मुझे। अक्षता फ्रॉम मीरा रोड, राइट? Yes.
Yes, tell me a sentence on this. Complimentary sentence बताओ. कौन बताओ, सब्जेक्ट लगाना है एक आपको, कोई भी सब्जेक्ट लगाओ, कोई भी मॉडल वर्ब लगाओ, हैव बी या हैव बीन कुछ भी लगा करके कॉम्प्लीमेंट लगा दो. कॉम्प्लीमेंट सेंटेंस पूरा करने के लिए बस वर्ब नहीं आना. टेल मी अ सेंटेंस. She used to be in office for hours. She used to be in office for hours. और उस ऑफिस में रहते ज्यादा लोग. और कुछ इसके अलावा? तो ये तो इसके बेस पे हो गया. और कोई सेंटेंस बताओ. They used to be in office for hours, right? और कोई कुछ नया बना के बताओ. I should be there by evening. शाम तक मुझे वहां होना चाहिए. I should be there by evening. I must have to finish work. I must have to finish work. तो वो have to लगा दिया. अब finish क्या हो गया फर्स्ट से? Finish क्या होता है? verb होता है. हम verb नहीं लगा रहे हैं ना. Okay. अगर have to लगाओगे तो क्योंकि verb का फर्स्ट में लगाना ही पड़ेगा, मजबूरी है ना. पूजा must be in gym. तो तब पूजा जिम में होगी. पूजा must be in gym. जिम में ही होगी, पक्का है. इस टाइप से बनाओ. He may have fled in Dadar. हाँ क्या पढ़न? He may have fled in Dadar. He may have flat in दादर. हो सकता है उसका दादर में फ्लैट हो. राइट, गुड. He may have flat in दादर. They may have been. They may have been. They may have been in the party. हो सकता है वो पार्टी में हो. They may have been in the party. हो सकता है पार्टी में रहे हो. बिन मतलब क्या होता है? रहे हो. They may have been in the party. हो सकता है पार्टी में रहे हो. मैं कभी देखा नहीं उनको. इस तरह से बना सकते हो. They may have had. बताया ना, have के जो have के फॉर्म लगते हैं सारे लगा सकते. They may have had. हो सकता है उनका किया हो. They may have had dinner. हो सकता है उन्होंने डिनर कर लिया हो. इसका मतलब क्या? They may have taken या eaten dinner. हाँ? हाँ, लेकिन ये कॉम्प्लीमेंट वाला सेंटेंस बना दिया क्योंकि हैव हैड वो लगा के बनाया ना, बना के. वैसे नॉर्मली वर्ब का थर्ड फॉर्म आ गया, लेकिन वो उसको उस वाले पुराने वाले सेंटेंस में चला गया ना वापस. वो तो ऑलरेडी स्ट्रक्चर पढ़ा हुआ है ना हमने, तो वो वहां बना सकते हो, यहाँ भी बोल सकते हो. उससे मतलब नहीं, आपको स्ट्रक्चर पता होना चाहिए कैसा बनाया जा सकता है. एनीथिंग एल्स? चलो अब आप मुझे विल से बनने वाले सेंटेंस खुद ही बताओ. विल, वुड, शैल, शुड जो लगाने वाले सेंटेंस होते हैं, बताओ क्या क्या बना सकते हो आप लोग जो जो बोलते हो. शुड, मे, माइट, मस्ट, कैन, could, used to, ought to. अब आप बताओ जो आपने सुना हो सेंटेंस, ऐसा कुछ बताओ इसका. They may be preparing for some government exam. They may have been filling the form. तो वो तो फिर उससे पहले जो स्ट्रक्चर बताया था ना, have been, उसके बाद आ जाएगा. They may have been filling the form this time. तो उसका फॉर्म फिल कर रहे हो इस टाइम for the government job. They may have completed their work. वो तो फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म जो पढ़ा था हमने, filling the form या ing फॉर्म पढ़ा था हमने. be और been दोनों साथ लगा सकता है ing फॉर्म. मैंने बताया ना, have to जो have वाले वर्ब है, have वाले के साथ जो जो हमने have वाले to have में पढ़ा था वो सारे यहाँ पे लगा सकते हो आप. बस टेंस बनना चाहिए सेंटेंस. और बताओ क्या बना सकते हो आप सेंटेंस.
इसमें क्या पढ़ा था? नहीं इसमें टू हैव नहीं, 12 में नहीं, मॉडल वर्ब में। फर्स्ट फॉर्म, दूसरा मॉडल वर्ब की शॉर्ट फॉर्म, तीसरा मॉडल वर्ब की वर्ब का आईएनजी फॉर्म, ठीक है, ओके, हैव टू, ठीक है, शॉर्ट फॉर्म, ठीक है। और कोई डाउट है इसमें? किसी को डाउट है इसमें? Sir, I might be paying fee today. तो ये भी इसमें ही बैठेगा? आई Might be paying. माइट, ये तो गलत हो गया। आई माइट बी पेइंग, पेइंग को नहीं बोलते ना बेटा, पेइंग आपका क्या हो गया, वर्ब हो गया ना सर। आपके इसके पहले वाला सेंटेंस याद है आपको? हाँ। आईएनजी बताया था, बी के बाद आईएनजी, उसमें चला उसमें गया। चला गया ना, बी के बाद, बी के वर्ब का फोर्थ फॉर्म बताया था ना Yes, आपको, yes, yes. ये उसमें चला गया ना, आई माइट बी पेइंग। Okay. सेंटेंस गलत है, बाकी पे कर सकते हो पैसा, ऐसा कोई दिक्कत नहीं, आई माइट बी पेइंग फीस चल जाएगा, सेंटेंस सही है, सेंटेंस गलत नहीं, सेंस है, Okay. सेंटेंस का सेंस पूरा सही है। Okay. ठीक है, ये मेरे काम की चीज है ना, इसमें मना नहीं कर सकता चीज। चलो एनीवे, हाँ यूज टू लेके बनाओ ना, आप बताओ कैसे बनाना है, बताओ। दे यूज टू हैव, दे यूज टू हैव, अब क्या किया करते थे, अब बताओ क्या करते थे, बोलो। दे यूज टू हैव, Drinks every day. नहीं ड्रिंक लगा दोगे तो फिर कॉम्प्लीमेंट नहीं होगा। यूज टू हैव के बाद वो हैव का वर्ब का, दे यूज टू हैव मतलब ड्रिंक, ड्रैंक, ड्रिंक होता है ना, फिर वो दे यूज टू हैव, हाँ ये दे यूज टू हैव कैंडल लाइट डिनर, लाइट डिनर, दे यूज टू हैव कैंडल लाइट डिनर व्हेन देयर इज इलेक्ट्रिसिटी ऑफ, when there is power cut. They used to have candlelight dinner when there is power cut. When there is power cut. Wife भी खुश है ना, हस्बैंड भी खुश, घर वाले भी खुश, हमको भी कैंडल लाइट डिनर मिलता साथ में, कबाब में हट है ना। So they used to have candlelight dinner when there is power cut. क्या करते थे, चलो बस जैसे जोक, बट ठीक है, वो जस्ट किडिंग। They used to have candlelight dinner, जब भी करते हो आप अपने हिसाब से लगा दो। ये समझ में आया ना आपको? चलो ये 6 सेकंड समझ में आ गया आपको? कोई डाउट मॉडल वर्ब में, कोई डाउट नहीं? चलो अब आ जाओ सेमी मॉडल वर्ब। नाउ द नेक्स्ट पार्ट इज सेमी मॉडल वर्ब। सेमी मॉडल वर्ब क्या क्या बताया था मैंने आपको? सेमी मॉडल वर्ब में कौन कौन से रहते हैं? देयर और नीड, ये दोनों को सेमी मॉडल क्यों कहते हैं? नाम से लग रहा है सेमी मॉडल। सेमी का मतलब क्या होता है? हाफ, आधा। मैम अब कहाँ पे हो? लैपटॉप बंद होने वाला है, उधर से चालू करा दिया, इधर से अभी लगाया नहीं आपने, फुल कंफ्यूज हो आ जा। हेलो, तो देयर एंड नीड, ये दो चीजें हैं, ये समझ में आया आपको? गेटिंग वॉइस, आवाज आ रही है ना? Yes, sir. ओके, तो देयर और नीड को हम लोग सेमी मॉडल क्यों कहते हैं? मॉडल का कंप्लीट मॉडल तो 11 जो हमने पढ़ा, इसे सेमी मॉडल इसलिए कहते हैं क्योंकि ये एज ए हेल्पिंग वर्ब भी यूज किया जा सकता है और एज ए मेन वर्ब भी यूज किया जा सकता है। अगर मैं कहूँ कि आई नीड सम मनी, अब मुझे बताओ ये नीड क्या है, मेन वर्ब है या हेल्पिंग वर्ब है? आई नीड सम मनी, मुझे कुछ पैसा चाहिए। क्या नीड का मतलब क्या होता है? चाहिए है ना? आई नीड सम मनी, मुझे कुछ पैसा चाहिए, तो नीड मतलब क्या होता है? चाहिए है ना? चाहिए मतलब क्या होता है? चाहना क्या होता है? आखिर में ना आ गया, ना आ गया तो क्या हो गया? मेन वर्ब है, बताया था ना आपको। मेन वर्ब क्या होता है?
आना जाना, खाना पीना, उठना बैठना, मारना पीटना, रोना धोना, हंसना बोलना, खेलना कूदना, गाना बजाना, जितने भी नाना जी आते हैं सारे आपके क्या है, मेन वर्ब है। क्लियर है? तो यहाँ पे चाहना क्या है, कुछ चीज के लिए चाहना, को पाने के लिए चाहना है, तो चाहना क्या हो गया आपका, मेन वर्ब हो गया। ठीक है, तो नीड यहाँ पे मेन वर्ब हो गया। अब मैं ऐसे ही अगर बोलता हूँ आई नीड सम मनी, मेन वर्ब हो गया। अब मैं बोल रहा हूँ यू नीड नॉट वरी, इसका मतलब क्या हुआ, तुम चिंता मत करो। यू नीड नॉट वरी। अब यहाँ पे मेन वर्ब क्या है, क्या नीड मेन वर्ब है? नहीं, या मेन वर्ब क्या है, चिंता करना। चिंता करना मेन वर्ब है, और ये भी करना ना आया ना, ये मेन वर्ब है। और यू नीड नॉट वरी, तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। तो ये नीड के साथ क्या लग गया, यहाँ पे नॉट लग गया। जब नीड के साथ नॉट लग गया तो नीड आपका क्या बन गया, आपका ये हेल्पिंग वर्ब हो गया। और मेन वर्ब कौन सा हो गया, वरी हो गया। मेन, अच्छा, कहानी में मेन काम क्या है, चिंता करना मेन काम है, जरूरत मेन काम, चिंता करना मेन काम है, तो वो मेन वर्ब है और ये हेल्पिंग वर्ब बन गया। तो नीड के साथ अगर नॉट लग गया तो हेल्पिंग वर्ब बन जाता है, तो ये सेमी मॉडल वर्ब बन जाता है, मॉडल वर्ब बन जाता है। लेकिन अगर नीड के साथ नॉट नहीं लगाओ तो क्या होता है, ऐसा नहीं बोले, मेन वर्ब। तो नीड मेन क्या हो जाएगा, मेन वर्ब हो जाएगा। अगर मैं ऐसा बोलते यू नीड टू वरी, चलो आपकी बात ही मान लेते, यू नीड टू वरी, तुम्हें चिंता करने की जरूरत है। ठीक है, तो नीड टू वरी, यू नीड नॉट वरी, यू नीड टू वरी। लेकिन दोनों केस में आपको नीड क्या हो रहा है, आपको ऐसे हेल्पिंग वर्ब यूज कर रहा है। मेन काम क्या हो रहा है, कहानी का मेन काम क्या है, चिंता करना, वो मेन वर्ब। ठीक है, इसी टाइप से अगर मैं नीड के साथ क्वेश्चन लगा दूं, डू यू नीड टू गो देयर, डू यू नीड टू गो देयर, वहां जाने की जरूरत है क्या? तो यहाँ पे जरूरत होना मेन चीज है, जाना मेन है। मेन वर्ब क्या है, जाना। जाना, तो ये मेन वर्ब है। और यहाँ पे भी क्या हो गया, ये नीड क्या हो गया, हेल्पिंग वर्ब की तरह हो गया। क्यों हेल्पिंग वर्ब हो गया, क्योंकि ये क्वेश्चन मार्क आ गया। तो यदि क्वेश्चन मार्क आता है या नॉट आता है तो ये क्या बन जाता है, हेल्पिंग वर्ब बन जाता है, नीड। और ये क्वेश्चन मार्क या नॉट नहीं आया तो क्या बन जाता है, ये मेन वर्ब। आई नीड सम मनी, आई नीड योर हेल्प, वहां पे आई नीड योर हेल्प में क्या होगा, आई नीड योर हेल्प, मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। तो यहाँ पे चाहिए, ये चाहना यहाँ पर मेन वर्ब हो गया। हेल्प भी वर्ब है बट ये आपका मेन वर्ब नहीं। मेन वर्ब क्या होता है, नीड। यहाँ पे मेन वर्ब नीड है, हेल्प भी वर्ब है आपका। हेल्प का क्या होता है, मदद करना, ये भी वर्ब है। बट आई नीड योर हेल्प, यहाँ मेन चीज क्या है, हेल्प इंपॉर्टेंट है, नीड जरूरत है। जरूरत मेन चीज है, आपको मेन फोकस चीज पे है, नीड, वो मेन वर्ब है। आई नीड योर हेल्प। तो नीड के साथ यदि क्वेश्चन मार्क लगा हो या नॉट लगा हो तो दे विल एक्ट एज ए हेल्पिंग वर्ब, उसे कहते हैं हम लोग सेमी मॉडल, मॉडल वर्ब की तरह एक्ट करता है। यदि नीड के साथ क्वेश्चन मार्क नहीं लगा हो, नॉट नहीं लगा हो, तो फिर वो मेन वर्ब है। जैसे आई नीड सम मनी, इसी तरह से डेयर में भी होता है। जैसे बोलते हैं यू डेयर नॉट से लाइक दिस टू मी, डेयर नॉट से लाइक दिस टू मी, मेरे साथ ऐसा बात करने की हिम्मत मत करना। यू डेयर नॉट से लाइक दिस टू मी, तो डेयर मतलब क्या होता है, हिम्मत करना। तो एक्चुअली हिम्मत करना क्या होता है, करना, ना आ गया ना, मेन वर्ब में हिम्मत करना। डेयरिंग, डेयरिंग क्या होता है, मेन वर्ब होता है, डेयर डेयर डेयरिंग, डेयरिंग होता है ना, मेन वर्ब होता है। बट यू डेयर नॉट से लाइक दिस टू मी, अब यहाँ मेन वर्ब क्या है, से, कहना, ये मेन वर्ब है। और डेयर के बाद नॉट लग गया, ये क्या हो गया आपका, हेल्पिंग वर्ब हो गया। इसे बोलते हैं हम लोग सेमी मॉडल वर्ब, मतलब आधा हेल्पिंग वर्ब है, आधा मेन वर्ब, डिपेंड करता है सेंटेंस के ऊपर कैसा बना रहा है। और मैं How बोलूँ dare कि you speak to me? हाउ डेयर You speak यू to me. से दिस टू मी, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे ऐसा बोलने की, हाउ डेयर यू से दिस टू मी, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे ऐसा बोलने की। यहाँ भी क्वेश्चन मार्क लग गया, तो यहाँ पे मेन से। सर आवाज चला गया। ठीक है, क्या बना आपका, हाउ डेयर यू से दिस टू मी, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे ऐसा बोलने की। तो यहाँ पे डेयर हेल्पिंग वर्ब हो गया
और मेन वर्ब क्या हो गया, कहना। आ रहा समझ में? हाउ डेयर यू से दिस टू मी, क्योंकि क्या है यहाँ पे क्वेश्चन मार्क, यदि क्वेश्चन मार्क आ रहा है या नॉट आ रहा है तो डेयर क्या हो जा रहा है, हेल्पिंग वर्ब बन जा रहा है। क्वेश्चन मार्क आने से या नॉट आने से, ये दोनों ही कंडीशन में डेयर और नॉट दोनों क्या बन जाते हैं, हेल्पिंग वर्ब। इसमें बोलते हैं सेमी मॉडल वर्ब, मतलब आधा हेल्पिंग वर्ब। और अगर डेयर और नीड के साथ यदि नॉट नहीं लगा हो, क्वेश्चन मार्क नहीं लगा हो, तो क्या बन जाता है, ये मेन वर्ब। जैसे अगर मैं मेन वर्ब की बात करूं तो अगर मैं ऐसा लगा दूं, he is a very daring, या he has a very daring personality, he has a very daring personality। अब यहाँ daring क्या है, मेन वर्ब है कि हेल्पिंग वर्ब है? या हेल्पिंग वर्ब कौन सा है? हैज आपका हेल्पिंग वर्ब है, और डेयरिंग क्या हो गया आपका, मेन वर्ब, क्योंकि यहाँ पे नॉट भी नहीं है, क्वेश्चन मार्क भी नहीं। समझ में आया आपको? समझ में आया कि नहीं आया? Yes, sir. इससे धीरे से बोलोगे, यस सर, तो ऐसा लगा पता नहीं डर गए हो। मैंने बोल दिया ना, हाउ डेयर यू से दिस टू मी, तो डर गए हो तुम लोग, है ना? बताओ सेंटेंस और बताओ इस पे। अब डेयर पे सेंटेंस बताओ क्वेश्चन मार्क लगा करके, और डेयर पे सेंटेंस बताओ नॉट लगा करके, नीड के सेंटेंस बनाओ नॉट लगा करके, और नीड के सेंटेंस बनाओ क्वेश्चन मार्क लगा करके, एंड देन नीड को बनाओ मेन वर्ब की तरह और डेयर को बनाओ मेन वर्ब की तरह। बना के बताओ। They need not buy this dress. You need not buy this dress, you need not buy this dress, तुम्हें, you need not waste your money, you need not waste your money, you need not buy this dress, buy this dress, आपको ये ड्रेस नहीं खरीदना चाहिए। You need not buy this dress, तुम्हें ड्रेस नहीं खरीदना चाहिए। तो यहाँ पे बाई क्या हो गया, खरीदना, मेन वर्ब। वेस्ट क्या होता है, बर्बाद करना, ये भी क्या हो गया, मेन वर्ब। और नीड नॉट ये क्या हो गया यहाँ पे, हेल्पिंग वर्ब। समझ में आ रहा है? तो तुम्हें अपने पैसे बर्बाद करने की जरूरत नहीं है, तुम्हें ये ड्रेस खरीदने की जरूरत नहीं है। I need to come now. क्या? I need to come now. हाँ, अपने आप कैसे बोलोगे, उसको बोलो यू नीड टू काम डाउन। गुड सेंटेंस, अच्छा है, यू नीड टू काम डाउन, तुम्हें शांत होने की जरूरत है, शांत हो जाओ, लड़ाई झगड़ा बंद करो, यू नीड टू काम डाउन। अब यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ नीड क्या है, मेन वर्ब है, क्योंकि यहाँ पे नॉट नहीं है, क्वेश्चन मार्क भी नहीं है। क्योंकि काम मतलब शांत होना, ये भी मेन, मतलब ये भी आपका वर्ब है, बट यहाँ काम डाउन होना मतलब क्या होता है, शांत होना। ये भी ना लग रहा है ना, होना, ये भी मेन वर्ब है, और लेकिन नीड भी क्या है, मेन वर्ब। तो मेन सेंटेंस है, यू नीड टू काम डाउन, मतलब आपको शांत होने की जरूरत है, तो जरूरत होना मेन चीज है। तो नीड क्या है यहाँ पे, ये मेन वर्ब है, यहाँ हेल्पिंग वर्ब की तरह नहीं है, ये मेन वर्ब की तरह। और यहाँ पे ये क्या है, नॉट लगा है, तो हेल्पिंग वर्ब की तरह है, सहायक क्रिया, मतलब मेन वर्ब को हेल्प करने के लिए। और यहाँ पे मेन वर्ब और ये दोनों मेन वर्ब। हाँ, नॉट लगेगा या क्वेश्चन मार्क लगेगा नीड में या डेयर में, तो ये हेल्पिंग वर्ब बन के काम करेंगे, मतलब उस सेंटेंस में मेन वर्ब कुछ और होगा। लेकिन अगर ये नीड और डेयर के साथ यदि नॉट नहीं लगा है या क्वेश्चन मार्क नहीं लगा है, तो ये मेन वर्ब के साथ काम करेंगे, आगे वर्ब लगाने की जरूरत नहीं। लगाओगे तो भी ठीक, नहीं लगाओगे तो भी चलेगा। जैसे आई नीड टू गो देयर, मुझे जाने की जरूरत है, तो गो आपका मेन वर्ब हो गया। लेकिन आई नीड सम मनी, वहां तो आपने वर्ब दूसरा वर्ब लगाया नहीं, बट नीड का मतलब क्या होगा, मेन वर्ब है, जरूरत होना। आई नीड वाटर, आई नीड वाटर, मुझे पानी चाहिए, तो चाहना क्या हो गया, मेन वर्ब, नीड मेन वर्ब हो गया ना, आई नीड वाटर में। ठीक है, मुझे लग रहा है मुझे भी ट्रूथ एंड डेयर खेलना पड़ेगा आप लोग के साथ। ऐसे ही बताओ समझ में आया कि नहीं आया, या ट्रूथ एंड डेयर खेले हम लोग? हाँ, समझ में आ रहा है? हाँ सर। कोई डाउट? नहीं। स्ट्रक्चर ऐसे ही होगा सर इसमें। हाँ, स्ट्रक्चर ऐसे ही बनेगा, कैसे बनेंगे स्ट्रक्चर, नीड के साथ नॉट लगा के, या डेयर के साथ क्वेश्चन मार्क लगा के, या नॉट लगा के, मतलब नीड और डेयर दोनों के साथ क्वेश्चन मार्क लगा सकते हो या नॉट लगा सकते हो, दोनों तरीके से सेंटेंस बनेगा।
और दोनों में यदि नीड में डेयर लगा है, सॉरी नीड में यदि नॉट लगा है या क्वेश्चन मार्क लगा है, देन इट इज हेल्पिंग वर्ब। यदि डेयर में क्वेश्चन मार्क लगा है या नॉट लगा है, देन इट इज हेल्पिंग वर्ब। अगर डेयर में या नीड में क्वेश्चन मार्क भी नहीं लगा है, नॉट भी नहीं लगा सेंटेंस में, देन दे विल एक्ट एज ए मेन वर्ब। सिंपल सा कंसेप्ट समझ में आया आपको? ये तो हेल्पिंग वर्ब का पूरा कंप्लीट हो गया आपका। टू बी वर्ब का 10 सेंटेंस बना लिया हमने, टू डू वर्ब का 10 सेंटेंस बना लिया, 4 सेंटेंस बना लिया हमने, टू हैव वर्ब का हमने 10 सेंटेंस बना लिए, मॉडल वर्ब के हमने 11 जो मॉडल वर्ब्स होते हैं उसके ऊपर हमने 6 सेंटेंस बना लिए हैं जो बनते हैं। देन आपका सेमी मॉडल वर्ब पे हमने 2 सेंटेंस बनते हैं, बता दिया मैंने आपको कैसे बनते हैं। नाउ मूविंग ऑन टू द मेन वर्ब। मेन वर्ब में 2 सेंटेंस बनते हैं यदि प्लूरल होता है सब्जेक्ट, प्लूरल सब्जेक्ट है, यहाँ पे वो चीज ध्यान रखना पड़ेगा। वहां पे सब्जेक्ट प्लूरल सिंगुलर से कोई फर्क नहीं पड़ता था पहले वाले में। अब यहाँ पे प्लूरल सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, एक ये स्ट्रक्चर बनेगा। मेन वर्ब से 2 ही स्ट्रक्चर बनते हैं, बताया था ना आपको। और दूसरा स्ट्रक्चर बनेगा सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ वर्ब का फिफ्थ फॉर्म। फिफ्थ फॉर्म मतलब क्या हुआ? वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में एस और ईएस प्लस ऑब्जेक्ट। सिंपल से एग्जांपल दूं, यहाँ पे क्या बनेगा? ही, नहीं सॉरी, ही तो प्लूरल सब्जेक्ट है ही ना। क्या बनेगा यहाँ पे? दे, और यहाँ पे वर्ब का फर्स्ट फॉर्म दे गो और फिर ऑब्जेक्ट दे गो टू स्कूल डेली, स्कूल डेली, दे गो टू स्कूल डेली, ठीक है। और यहाँ पे क्या आएगा? ही, अब यहाँ गो नहीं आएगा, अगर ही सिंगुलर है तो क्या आएगा? ही गोज टू स्कूल डेली। समझ में आएगा कि नहीं आया आपको? अगर सिंगुलर है तो एस और एस वाला आएगा, गो जाएगा, अगर प्लूरल है तो गो आएगा, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आएगा। ये सिंपल से 2 स्ट्रक्चर है, खत्म, वर्ब एंड टेंसेस खत्म। इससे बाहर स्ट्रक्चर से कोई भी सेंटेंस नहीं बनेगा। अब इसी में नेगेटिव बनेगा, इसी में क्वेश्चन मार्क वाले बनेंगे, सब इसी से बनेंगे, पर इससे बाहर सेंटेंस नहीं जाएगा। अब दुनिया कोई भी सेंटेंस बनाओ, इस 34 से बाहर नहीं जाने वाला जो मैंने स्ट्रक्चर पढ़ाया, ये गारंटी मेरी है। आप पूरी इंग्लिश बोल सकते हो 34 स्ट्रक्चर अगर आपने सीख लिया अच्छे से। If you practice all this 34 structure that I've taught you, then you can speak English without any having, you can say, any doubt in your mind that whatever you're speaking is correct or wrong. Everything will be perfect, whatever you will speak. It will be perfect by grammatical part. आगे vocabulary चाहिए बस खाली आपको। इंग्लिश बोलने के लिए 2 ही चीज चाहिए रहता है। One is it's not tenses that we study. मैंने tenses को tenses जैसा नहीं पढ़ा, present indefinite, present perfect, continuous, मैं कुछ भी वर्ड यूज नहीं किया इस टाइप से कहीं भी। बट आई टॉट यू ऑल द टेंसेस, आपको डायरेक्ट इनडायरेक्ट सब पढ़ा दिया मैंने इसमें। मैंने आपको एक्टिव पैसिव भी पढ़ा दिया इसके अंदर, मैंने वर्ब सारे क्लियर कर दिए, मैंने एक ही चैप्टर में सब क्लियर कर दिया 34 स्ट्रक्चर। ठीक है, अलग अलग नहीं पढ़ाया मैंने, एक्टिव पैसिव अलग, डायरेक्ट इनडायरेक्ट अलग, फिर उसके बाद वर्ब्स अलग, देन टेंसेस अलग। अभी 4 अलग अलग पढ़ने की वजह से क्या होता है, हम लोग कंपाइल ही नहीं कर पाते हैं कैसे कैसे सेंटेंस बनते हैं। आई कंपाइल्ड विद ऑल द 4 चैप्टर्स, इससे बाहर स्ट्रक्चर जाएगा ही नहीं। तो मैंने जो भी पढ़ाया है आप इस पे बेस पे पढ़ोगे, you will get the sense also कि सेंटेंस का मतलब क्या निकलेगा, you will get the tense also, वर्ब क्या लगेगा ये भी पता रहेगा आपको। इनडायरेक्ट स्पीच भी पूरे इसी स्ट्रक्चर से बनते हैं, एक्टिव पैसिव भी इसी स्ट्रक्चर से बनते हैं, तो कोई बाहर सेंटेंस जाता ही नहीं है। हम टेंसेस पढ़ते हैं अलग और ये सब अलग अलग पढ़ते हैं ना, इसलिए कंफ्यूजन ज्यादा होता है, हमें समझ में नहीं आता। कोई बोलता है कि आई वेंट टू स्कूल, तो हमें लगता है सही है, और मैं एक बोल देता ही हैड गॉन टू स्कूल, हमें समझ में नहीं आता कौन सा सही है। He went to school, इसका मतलब क्या हुआ? वो स्कूल गया था, और he had gone to school। अब हमें समझ में नहीं आता कौन सा सही है बाबा। He went to school मतलब वो स्कूल गया था, और he had gone to school मतलब वो स्कूल गया था। हमें समझ में नहीं आता कौन सही है, दोनों सही है सेंटेंस, दोनों सेंटेंस सही है, लेकिन हमें पढ़ाया नहीं जाता, हमें परफेक्ट परफेक्ट करा जाता है, मतलब परफेक्ट, ये फालतू फालतू वर्ड पढ़ा जाती है, इनडेफिनेट, ये इनडेफिनेट परफेक्ट पढ़ कोई फायदा ही नहीं है। आप खाली इतना पढ़ लो, वेंट है तो गया था मतलब टाइम नहीं पता, और है जब हेड लगा मतलब हमें टाइम पता, परफेक्टली टाइम पता, इसलिए परफेक्ट टेंस कहते हैं, टाइम परफेक्ट। जब हम लोग टेंसेस बोलते हैं एक्चुअली टेंसेस नहीं होता, ये होता है टाइम एंड टेंसेस। तो टेंसेस काल कुछ भी नहीं है, टेंसेस क्या है? टाइम है, ये टाइम का डिफरेंस है। वेंट मतलब गया था, नहीं पता कब गया था,
और हैड गॉन मतलब क्या होता है, गया था लेकिन मुझे टाइम परफेक्टली पता है, इसे बोलते हैं परफेक्ट टेंस, हैज हैव हैड गॉन। गया है या गया था जो भी बोलना है, लेकिन परफेक्ट टाइमिंग है। वैसे हम भले हम बता नहीं रहे टाइमिंग, लेकिन हमको पता है परफेक्ट टाइमिंग है। ही हैड गॉन टू स्कूल मतलब स्कूल गया था, मतलब वो परफेक्टली टाइम है। और ही वेंट टू स्कूल मतलब स्कूल गया था, वो पता नहीं कब गया था, नहीं गया था, नहीं गया, नहीं पता। मतलब ही वेंट टू स्कूल, वो बचपन में गया था कि आज गया था, नहीं पता। और ही हैड गॉन टू स्कूल मतलब बचपन में नहीं हो सकता। ही हैड गॉन टू स्कूल का मतलब क्या हुआ, अभी रिसेंटली पास्ट में गया था। इतना डिफरेंस है, तो टाइम का डिफरेंस है। चलो, एनीथिंग एल्स यू वांट टू आस्क, कोई डाउट इसमें? कोई डाउट इसमें, किसी भी स्ट्रक्चर में डाउट जो हमने पढ़ा है आज तक? हाँ सर, मुझे ना मतलब माइट वाले सेंटेंस नहीं समझ में आ रहे, बस एक बार करवा दो ना। माइट, कौन सा? MIGHT, माइट। माइट मतलब बेटा, माइट मतलब होता है हो सकता है। देखो मैं बता रहा हूँ आपको, मतलब क्या होता है, मे का मतलब होता है हो सकता है, और माइट मतलब क्या होता है, इसका मतलब भी होता है हो सकता है। बस मे का माइट पास में जैसे रट मत लो, बच्चे जैसे स्कूल में पढ़ाते वैसा। मे का मतलब हो सकता है और माइट का मतलब भी हो सकता है, बट डिफरेंस क्या है, मे में प्रोबेबिलिटी थोड़ी ज्यादा होती है, ठीक है, ये ग्रेटर देन होता है, और माइट में प्रोबेबिलिटी थोड़ी और कम हो जाती है। अगर बोलो कि इट मे रेन टुडे, हो सकता है आज बारिश हो, मतलब संभावना है बारिश होने की। और बोलो इट माइट रेन टुडे, तो माइट मतलब ऐसा नहीं कंफर्म बारिश होगी, इट माइट रेन टुडे का मतलब क्या हो गया, चांसेस बहुत कम है, शायद ही है। जैसे ही माइट कम मतलब चांसेस बहुत कम है, ही मे कम मतलब चांसेस ज्यादा है। तो मे में चांसेस ज्यादा है एज कंपेयर टू माइट। वैसा समझो आप, मे का माइट पास्ट टेंस है, रटा मत करो। मे में जो भी मेरा सेंटेंस बोलोगे उसकी प्रोबेबिलिटी होने की ज्यादा रहेगी एज कंपेयर टू माइट। ही माइट कम टुडे मतलब चांसेस ना के बराबर है, और ही मे कम टुडे मतलब चांसेस है, वैसे कम है लेकिन चांसेस 1-2% है कि आ जाएगा। और ही माइट कम टुडे मतलब चांसेस जो है 0.001%, मतलब आएगा ही नहीं। समझ में आया कि नहीं आया? हाँ है सर अभी। और मस्ट मतलब क्या होता है, पक्का होगा, इट मस्ट रेन, तो पक्का बारिश होगी। ठीक है, तो मे और माइट में डिफरेंस समझ में आया? मे का माइट का बताया ना आपको, और कैन का कुड और शैल का शुड और विल का वुड, ये सिर्फ डायरेक्ट है इनडायरेक्ट बनाने में, वहीं पे दिमाग लगाना कि ये पास्ट टेंस होता है। बाकी कहीं भी पढ़ते समय, स्ट्रक्चर बनाते समय कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपको मे लगा रहा हो माइट लगा रहा हो, सेंटेंस सब सही है। तो ऐसा नहीं कि था बन जाएगा माइट लगा देने। इट माइट रेन टुडे मतलब ऐसा नहीं बारिश हुआ तो हो सकता था, ऐसा था नहीं बन जाएगा माइट लगा देने से, पास्ट टेंस हो गया तो था लग जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। इट माइट रेन टुडे मतलब हो सकता चांसेस है कि मतलब बारिश ना हो, और इट मे रेन टुडे मतलब हो सकता बारिश हो। मतलब मे का माइट पास्ट में ऐसा नहीं, माइट मतलब पास्ट में था लग जाएगा। नॉर्मली दिमाग में रहता है ना पास्ट में मतलब था, तो था वाला सेंस नहीं आएगा यहाँ पे। वो कब आता है, जब हम डायरेक्ट इनडायरेक्ट बनाते हैं, जैसे ही सेड, फिर कॉमा, इन्वर्टर कॉमा, फिर यहाँ लगा दें आई मे गो देयर, इन्वर्टर कॉमा क्लोज। ये अब ये डायरेक्ट स्पीच है, अब ये पास्ट टेंस है, तो अभी जब अंदर जाएगा तो भी क्या होगा, ओपन होगा, तो ये भी पास्ट में जाएगा। जैसे ही सेड दैट, और आई क्या हो जाता है, ही माइट गो देयर, तो यहाँ पे बन जाता है ही सेड आई मे गो देयर, उसने कहा मैं शायद जाऊंगा। और यहाँ होता है ही सेड दैट ही माइट गो देयर, उसने कहा कि वो शायद जाएगा। तो यहाँ पे मे का माइट हो जाता है, पास्ट टेंस हो जाता है जब डायरेक्ट है इनडायरेक्ट स्पीच कन्वर्ट करते हैं। तो बाकी कहीं भी उस सब टेंशन मत पालना जब और ये एसएससी में काम आता है, कि एसएससी में डायरेक्ट इनडायरेक्ट पे, मेंस में, प्री में तो आता ही नहीं है, मेंस में डायरेक्ट है इनडायरेक्ट और इनडायरेक्ट से डायरेक्ट बनाने के लिए 25 क्वेश्चन आते हैं, और एक्टिव से पैसिव और पैसिव से एक्टिव बनाने के लिए 25 क्वेश्चन आते हैं। मतलब अगर बोला जाए तो डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच, मतलब हम लोग कहते हैं नरेशन, नरेशन से 25 क्वेश्चन, और वॉइस जो एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस होता है, वॉइस से 25 क्वेश्चन। मतलब आपका मेंस का पेपर 200 का होता है इंग्लिश का, जिसमें 50 क्वेश्चन से भी यही 2 चैप्टर तो कंफर्म है हर बार। मतलब ये 50 से 52 हो सकता है, 50 से कम नहीं होगा। मतलब 200 में 2 चैप्टर का वेटेज बहुत ज्यादा है, बट मेंस में आता, प्री में एक भी क्वेश्चन नहीं आता। समझ में आया आपको? सर बैंक में कैसे क्वेश्चन आते हैं इंग्लिश में? बैंक में डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाना, एक्टिव से पैसिव बनाना नहीं आता। बैंक में आपने जो स्ट्रक्चर पढ़ा है बस इतना पढ़ो, और एसएससी वाले भी वो स्ट्रक्चर पढ़ो, दोनों में काम आता है।
तो स्ट्रक्चर तो सब जगह, ग्रामेटिकल एरर तो सब जगह आते हैं, एरर डिटेक्शन सब जगह आता है, बैंकिंग में भी आता है, एसएससी में भी आता है, ठीक है। बस एसएससी में थोड़ा बहुत डिफरेंस जो होता है वो होता है वोकैबुलरी का, जो मैं अलग से क्लास लूंगा वोकैब्स वगैरह का, जिसमें वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन वगैरह होता है, बैंक में नहीं आता, ठीक है। चलो हेलो, Yes, sir. आवाज आ रही है ना? Yes, sir. चलो, और कोई डाउट किसी को? कोई डाउट? यूज और आउट टू मत कर, कभी यूज कर सकते हैं, मतलब क्या बोल रहे हो? यूज टू और आउट टू, और टू। यूज टू और ऑट टू में, यूज टू मतलब होता है आदत में था, और ऑट टू मतलब ऐसा कोई चीज होना चाहिए जो होना चाहिए। देखो मैं आपको बता रहा हूँ, यूज टू मतलब कोई भी चीज, यूज टू का मतलब क्या होता है? अरे वो यूज टू है इस चीज के लिए, पिटता ही रहता है, डेली पिटता है, वो यूज टू है, बोलते ही नहीं बोलते। यूज टू मतलब क्या होता है? आदत में उसको डेली पिटता है मेरे हाथ से, मम्मी के हाथ से। यूज टू गेट बीटिंग बाय पेरेंट्स। यूज टू मतलब क्या होता है यार, मैं तो यूज टू हूँ ये सब चीजों के लिए। यूज टू मतलब क्या होता है? आदत में है। आप खुद ही बोलते हो, मुझसे मत पूछो, आप ही बताओ क्या बोलते हो यूज टू मतलब? आदत है ना? तो यूज टू मतलब क्या होता है? वो हमेशा लेट आता है, यूज टू है, हम तो यूज टू हो गए उसके लिए, सर हमेशा लेट आते हैं, है ना? सही है, यूज टू हो गए, नहीं हो गए इस चीज के लिए? तो यूज टू हो गए, समझ में आ गया आपको? अब रही बात ऑट टू, OUGHT ऑट टू। ऑट टू का मतलब क्या होता है? चाहिए, शुड। ऑट टू का मतलब वही होता है जो शुड का मतलब होता है, सेम मीनिंग है, कोई मीनिंग में डिफरेंस नहीं है। ऑट टू बोलो, शुड बोलो, एक ही बात है, बस डिफरेंस क्या होता है? ऑट टू हम लोग यूज करते हैं जब हमें कोई मॉरल बात करनी हो, जब रिस्पेक्ट की बात करनी हो, ठीक है, जब ऑब्लिगेशंस की बात करनी हो, तो फिर हम लोग बात करते हैं, नैतिकता की बात करनी हो वहां पे बात करते हैं। और शुड नॉर्मल सेंस में कहीं भी यूज करते हैं, जैसे यू शुड रिस्पेक्ट योर पेरेंट। सेंटेंस ये भी सही लग रहा है, यू शुड रिस्पेक्ट योर पेरेंट्स मतलब क्या होता है? आपको आपको पेरेंट्स की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, बट वहां पे शुड गलत है, वहां पे क्या होना चाहिए? यू ऑट टू रिस्पेक्ट योर पेरेंट्स। आपको अपने पेरेंट्स की इज्जत करनी चाहिए, क्योंकि मॉरल वैल्यू की बात है, रिस्पेक्ट की बात है, ऑब्लिगेशन की बात। समझ में आ रहा है? तो मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड जो होगा वहां पे ऑट टू होगा। अगर आपका शुड भी है, ऑट टू भी है, दोनों ऑप्शन में है। अगर आपसे बोला जा रहा है यू ऑट टू रिस्पेक्ट योर पेरेंट्स या यू शुड रिस्पेक्ट योर पेरेंट्स, दोनों ऑप्शन में है, किस पे टिक लगाओगे आप? Ought to. ऑट टू। अगर मैं बोलूँ कि यू शुड गो देयर, यू शुड गो देयर, तुम्हें वहां जाना चाहिए, या यू ऑट टू गो देयर, तुम्हें वहां जाना चाहिए, मीनिंग तो वही आएगा। यहाँ पे अप्रोप्रिएट कौन सा आएगा? दोनों ऑप्शन आपके पास। शुड। Should. शुड, ऑट टू नहीं हो सकता, क्योंकि ये मॉरल वैल्यू वाली बात नहीं, वहां जाना कोई मॉरल वैल्यू नहीं है, कोई रिस्पेक्ट वाली बात नहीं है। समझ में आएगा नहीं आपको दोनों चीजें? Yes, sir. और यूज टू क्या होता है? आदत में था, जैसे व्हेन आई वाज यंग आई यूज टू रन 5 Smoke. किलोमीटर अ डे। दिन में 5 किलोमीटर दौड़ा करता था, कम हो गया तो 15 किलोमीटर कर लेना, ठीक है। तो यूज टू मतलब क्या होता है? आदत में था। कोई भी चीज आदत में होगी तो उसके लिए यूज टू लगाते हैं। चलो, अब ये स्ट्रक्चर जो मैंने पढ़ाया है टेंसेस, आपको इस पे एक दिन टेस्ट लूंगा मैं। कब लूँ टेस्ट आप ही बता दो, ये सरप्राइज टेस्ट होगा किसी दिन। कब लूँ टेस्ट में सारे स्ट्रक्चर्स का? कि बहुत लोग पढ़ते नहीं है घर जाकर, मुझे मालूम है, और एग्जाम के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आगे जब भी मैं पढ़ाऊंगा आपसे पूछूंगा, एंड आई विल एक्सपेक्ट कि आपको ये चीज आती है। टेल मी फ्रैंकली, कब लूँ टेस्ट?
आप बताओगे, मैं अपने हिसाब से ले लूँ टेस्ट, जब मर्जी मेरी। Yes, sir. क्या यस सर, कब ले लूँ टेस्ट, आप बताओ। नेक्स्ट वीक, चलो नेक्स्ट वीक में किसी दिन टेस्ट रखूंगा मैं, और जो लोग अपीयर नहीं करेंगे टेस्ट में वो मेरी क्लास में अलाउड नहीं होंगे। नेक्स्ट क्लास में मैं रिमूव कर दूंगा ग्रुप से, कंपलसरी है, यू हैव टू। तो कैसे रिटर्न टेस्ट या हाँ नहीं नहीं, मैं बताया था ना आपको, हैव टू वाला। हैव टू मतलब क्या होता है? Compulsory. कंपल्सन। अभी अब किसने बताया था ना सर, अटेंड, यू हैव टू अटेंड द टेस्ट। अगर यू हैव टू अपीयर द टेस्ट, अगर टेस्ट अपीयर नहीं किया देन यू नीड नॉट। नीड नॉट के बाद क्या होता है? नीड नॉट क्या होता है? हेल्पिंग। यू नीड नॉट अटेंड माई क्लास, अटेंड माई क्लास फर्दर। तब फिर आगे आपको क्लास अटेंड करने की जरूरत नहीं है। यू नीड नॉट अटेंड माई क्लास फर्दर। ये नीड नॉट क्या है यहाँ पे? हेल्पिंग वर्ब है। अटेंड क्या हो गया? मेन वर्ब हो गया। समझ में आया ना? हाँ, सब समझा दिया मैंने आपको स्ट्रक्चर के हिसाब से। So you have to attend or appear the test, or you need not attend my class further, or if you dare to attend my class, then I will remove you. So dare to attend my class, समझ में आया ना? Dare भी क्या हो गया वहाँ पे? Helping verb, attend main verb. You dare not come to the class. और dare not क्या हो गया? You dare not attend my class. हाँ, तो you dare not मतलब क्या हो गया? हिम्मत मत करना। वो helping verb हो गया dare not, ठीक है? अभी देख रहे हो ना आप, सारी चीजें हम इन्हीं स्ट्रक्चर्स में बात करते हैं। हमारा जो भी हम बात करते हैं इन्हीं स्ट्रक्चर्स में घूमता रहता है, 34 स्ट्रक्चर से जो भी हम बात करते हैं। तो एक बार आपने अगर ये अच्छे से सीख लिया, इट विल बी हेल्पफुल फॉर यू ओनली। आपको इंग्लिश में कभी भी दिक्कत नहीं आएगी, ये मान के चलो आप। मतलब यू विल बी वेरी परफेक्ट। आप यहाँ पे हैज लगा रहे हो, हैव लगा रहे हो, हैड लगा रहे हो, विल लगा रहे हो, यूज्ड टू लगा रहे हो, ऑट टू लगा रहे हो, या वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगा रहे हो, सेकंड फॉर्म लगा रहे हो, थर्ड या फोर्थ, जो भी लगा रहे हो आप, इट विल वेरी क्लियर टू यू कि यही लगेगा। इसका मतलब ये बनेगा, इतना क्लियरिटी आ जाएगी आपके दिमाग में। तो ट्राई टू अंडरस्टैंड, जितने भी स्ट्रक्चर्स पढ़ाए हैं, जस्ट गो थ्रू माय प्रीवियस वीडियोस और पूरा अच्छे से रट लो। आपने कॉपी में लिखा तो वेल एंड गुड, अदरवाइज यू फाइंड आउट टेंस, वर्ब्स एंड टेंसेस के जितने भी वीडियोज है मेरे, फर्स्ट टॉपिक से लेकर के अभी तक पूरा पढ़ लो, मास्टर हो जाओ। जिन्होंने अटेंड नहीं किया वो भी पढ़ लेंगे तो मास्टर हो जाएंगे। और एक बार आपको इस पर मास्टरी हो गई, फिर मेरे को इंग्लिश पढ़ाना बहुत आसान हो जाएगा। तो मैं जो पढ़ाऊंगा सब समझ में आएगा। आपका 90% एग्जाम क्वेश्चन जो है इसके बेस पे सॉल्व हो जाएगा, 34 स्ट्रक्चर्स के बेस। अगर आपने सीरियसली पढ़ा तो इट इज गोइंग टू हेल्प यू अ लॉट। ठीक है, लेट्स वाइंड अप द क्लास नाउ। थैंक्स अ लॉट। कोई डाउट है किसी को? कुछ पूछना है? एनीथिंग रिलेटेड टू क्लास और समथिंग? आपकी ब्रांच से रिलेटेड कुछ पूछना है? एनीथिंग रिलेटेड टू योर ब्रांच? कुछ प्रॉब्लम है ब्रांच वगैरह में? No. एवरीथिंग इज डूइंग परफेक्टली।